इस सब्जेक्ट के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले 6 क्लासों में हम लोगों ने पाठ्यक्रम, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न के कुछ क्लास को पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, स्वर के प्रकार स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। ह्रस्व स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। पहला अ, इ, उ, री। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, अ, इ, उ और री। कम समय में नहीं तो अ, इ पढ़ेंगे तो बड़ा यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ये ह्रस्व स्वर था। और इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगे या फिर जो स्वर बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकले उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला जो स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसका एग्जाम्पल है आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, ये कितना बड़ा बोला जा रहा है तो 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के, और दीर्घ स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। और अगला है राम। इसको भी पढ़ेंगे तो राम पढ़ेंगे तो ये 3 गुना समय लग रहा है ह्रस्व से, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, वर्णों को लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां। अधिकतर छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ण ठीक प्रकार नहीं लिख पाते अथवा लिखने में गलती कर देते हैं उनका वर्ण निम्न प्रकार है। पहला है अ, आ, ओ, औ, अंग, अ, थ, ध, भ को ध्यान में देखें तो ये समस्त वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। छात्र इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने पर य तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने पर घ के समान बन जाता है। जैसे ध ऐसे होता है, ऐसे केवल यहीं तक लकीर खींचा जाता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसमें सटा के ऐसे खींच देते हैं तो ये घ बन जाता है, ये तो यही है। और थ में भी ऐसे होता है, थ को जब मिला देते हैं ऐसे ऊपर से तो य बन जाता है। यही गलतियां करते हैं। दूसरा है ख को र और व यानी नीचे मिलाते नहीं है, जो ऐसे र है ऐसे मिला हुआ ख रहता है, लिखा जाता है, जो कि पूर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। तीसरा है घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। चौथा है छ को गोलार्ध में लिखना चाहिए, नहीं तो 6 के अंक जैसा प्रतीत होता है। ऐसे 6 लिख दिया जाता है ऐसे, तो ये शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप है 6 का ऐसे गोलार्ध में लिखा जाए इसको, और ऐसे आप मिला भी सकते हैं, लेकिन इसको 6 कहते हैं। ऐसे लिखा जाना चाहिए 6 को। और पांचवा है थ के ऊपर खुला और य के ऊपर बंद करके लिखना चाहिए। छठवां है भ के ऊपर खुला तथा म ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। सातवां है इसी प्रकार न, र, ल, स, ह को भी ध्यान में लिखना चाहिए, ध्यान से लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षरों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है।
हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ तथा अ आदि होते हैं। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं अथवा स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है? यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है? अथवा करके फिर पूछा है हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए, अथवा संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए, अथवा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। ये जो उच्चारण स्थान पूछा है, देखिए इसमें कुछ ही का आंसर नीचे दिया हुआ है। जो और भी प्रश्न इसमें जो उच्चारण स्थान से संबंधित है, ये सब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नहीं देगा वो। और वहाँ पे सभी व्यंजनों का वर्गीकरण करके सबका उच्चारण स्थान बताया है और सभी व्यंजनों का अलग अलग नाम भी बताया है। तो आप पिछले क्लास से इसको देख लेंगे। इसके अलावा और जब PDF से देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका उत्तर है जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयव से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी मुख्य जो व्यंजन होते हैं वो 33 है। व्यंजन प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। जिसमें पहला दिया है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्णों में विभक्त हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित है। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती और हवा बिना रगड़ के खाए मुख से बाहर निकल जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मतलब ये अंतस्थ 4 ही होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसका ये जो 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, स, श, श और ह। चौथा है संयुक्त व्यंजन। 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी श्री वाला स्र। अब ये किससे किससे मिलकर बना होता है? क और स से मिलकर बना होता है छ। इसका जो एग्जाम्पल है देखिए, अक्षर और कक्षा, इसमें देखिए छ का यूज हुआ है दोनों जगह, कक्षा में और छ में। और त धन र से मिलकर बना होता है त्र। इसका जो उदाहरण है पुत्र और त्रिशूल। ज और ज्ञ से मिलकर बना होता है क्यों, ज्ञान और विज्ञान इसका उदाहरण है। देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है, राजन सीरीज में बहुत गलत देता है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ज के नीचे हलंत रहेगा लेकिन ज्ञ के नीचे हलंत नहीं रहेगा। ज और ज्ञ मिल के ज्ञानी वाला ज्ञ बनता है। ये यहाँ पे देखिए ज के नीचे भी हलंत लगा दिया है, तो ये नहीं होगा, हलंत बस अब हटा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। और जो स्र है, श्री वाला स्र, स और र से मिलकर बना होता है। इसका जो उदाहरण हो जाएगा श्रम और विश्राम। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए अथवा लेखन शिक्षण की समान त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियाँ एवं निवारण। शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ न करने से है। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है। अशुद्धियों के प्रकार। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई तरह की हो सकती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
पूर्ण वर्ण संबंधी त्रुटियां। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को ठीक तरह नहीं समझते और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ में सर और सर दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है, पर पूरे वर्ण को कुछ न कुछ लिखकर बालक को अशुद्धियाँ करते हैं। उन्हें भी इस कई रूपों में देखा जा सकता है। पहला है ब और व की अशुद्धियाँ। ब का यूज जहाँ करना होता है वहाँ व का यूज कर देते हैं बच्चे, और जहाँ व का यूज करना होता है वहाँ पे ब का प्रयोग करते हैं। ये पहला है। दूसरा है छ और छ यानी छतरी वाला छ की अशुद्धियाँ। तीसरा है ड और र की अशुद्धियाँ। कपड़ा में लिखेंगे तो यहाँ पे ड ही लिख देते हैं, नीचे बिंदी रहता है कपड़ा में, तब जाके वो कपड़ा होता है, कपड़ा लिख देते हैं। चौथा है ढ और ढ़ की अशुद्धियाँ। पांचवा है ड़ और ढ की अशुद्धियाँ। छठवा है ड़ और न। ड़ ये दूसरा है, ये कारण वाला ड़ है और ये कपड़ा वाला ड़ है की अशुद्धियाँ। सातवां है स और श की अशुद्धियाँ। आठवां है स और स की अशुद्धियाँ। ये इतने प्रकार की अशुद्धियाँ बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। 33वां प्रश्न है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर विस्मयादिबोधक चिन्ह भावों को प्रकट करने हेतु, जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय यह क्या हो गया। यहाँ पे दुख का वर्णन है, कोई किसी को कुछ हो गया तो हाय ये क्या हो गया। जब हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है अग्नि, मृत, गंगा और गुरु का एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। तो उत्तर है इसका, अग्नि का समानार्थी शब्द होगा आग, अमृत का पीयूष या अमी, और गंगा का सुरसरी, और गुरु का अध्यापक या शिक्षक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 र वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है र वर्ण को दो प्रकार से लिखते हैं। जैसे पुनर्धन जन बराबर पुनर्जन, तो ज के ऊपर र लग जाता है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा है गर्धन हड़, तो ग्रहण, नीचे ग में नीचे जो है ये भी एक र ही है, र ही का एक रूप है, तो र को ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 है उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, सघोष तथा अघोष। पहला है सघोष। सघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जीवा उस स्थान पर पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके दो भेद हैं, पूर्ण सघोष व पूर्ण अघोष। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आ, ग घ ज, झ ड ढ द ध ब भ य र ल व तथा ह, ये पूर्ण सघोष है। अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता। यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य तथा अंत भाग में होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों में निम्नलिखित भेद हैं। पहला है दंतोष्ठ। इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है, जैसे प फ ब भ म व तथा उ और उ। दूसरा है दंतोष्ठ। दूसरे में दंतोष्ठ में है इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत तथा नीचे के होठ का प्रयोग किया जाता है, जैसे व और फ। तीसरा है दंत्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को दांतों पर लगाना होता है उन्हें दंत कहा जाता है, जैसे त वर्ग त थ द ध न
और ल और स। अगला है कंठ। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ कहा जाता है, जैसे अ, आ और क वर्ग, क ख ग घ अंग और ह, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, इनको कंठ वर्ण कहते हैं। अगला है जो तालव्य है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन वर्णों को तालव्य कहते हैं, जैसे इ, ई और च वर्ग, च छ ज झ इया और य और स, ये तालव्य से बोले जाते हैं, इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला है छठवां मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा से लगने से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, जैसे री और ट वर्ग, र और स, ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ड़। सातवां है जिह्वा मूलीय। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें जिह्वा मूलीय कहते हैं, जैसे क ख ग। दूसरा है, ये तो पहला सघोष के अंतर्गत था, दूसरा है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वायु को निकालने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये अघोष हो गए। लेकिन आप ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नाक से का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसका से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा पहचानने का तरीका है, जैसे क वर्ग है, इसमें लिखा जाता है, आता है क ख ग घ और अंग। जितने भी वर्ग हैं क ख ग घ अंग, उसके दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं, और पहले तीसरे और पांचवें वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। इससे आप और जो देखेंगे तो 25 का तो आपको तैयार हो जाएगा कि 5 बचे 25, जो 5 वर्ग दिए हुए हैं उसके पहले तीसरे और पांचवें वर्ण अघोष होंगे और दूसरे और चौथे वर्ण घोष होते हैं। इससे 25 वर्ण हो जाएगा, और बाकी आप स्वरों को देख लेंगे कि कौन सा स्वर किस में आ रहा है। और उसके अंतस्थ बचता है, अंतस्थ और एक संघर्षी व्यंजन बचता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे कि इसमें आ रहा है, बाकी ये 25 ऐसे तैयार हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विपरीतार्थक या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? उत्तर, विलोम शब्द का अर्थ जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। एक तरफ देखिए चार्ट बनाया है शब्द, दूसरी तरफ विलोम, इधर शब्द और विलोम, तो इनको सबको देखते हैं। कायर का विलोम होता है वीर, अमृत का विष, रात का दिन, क्रीड़ा का प्रेम, आदि का अंत, रक्षक का भक्षक, जय का पराजय, आरंभ का अंत, समीप का दूर, दाएं बाएं, दाएं का बाएं, अमीर का गरीब, सेवक का स्वामी, धर्म अधर्म, आय व्यय, बुरा भला, दुर्लभ का सुलभ, उचित का अनुचित, ये सभी विलोम हैं। हार का जीत, पंडित का मूर्ख, पंडित मतलब होता है विद्वान और मूर्ख का मतलब होता है गुड़ या मूर्ख, मतलब जो कुछ न जानता हो। अगला है अंधकार, अंधकार का होगा प्रकाश, यश का अपयश, गर्मी का सर्दी, अपना का पराया, राजा का रंक, चतुर का मूर्ख, पंडित का भी मूर्ख था, और अनुकूल का प्रतिकूल, विष का अमृत, जड़ का चेतन, उपकार का अपकार, सार्थक का निरर्थक, देना का लेना, आलसी का परिश्रमी, स्वतंत्र का परतंत्र, धनी का निर्धन, उच्च का नीच, हर्ष का शोक, पाप का पुण्य, एकता का अनेकता, ये सभी विलोम शब्द हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो विलोम तो बहुत होते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं लेकिन आप इतना पढ़ लेंगे तो लगभग काम चल सकता है, और भी पढ़ लीजिएगा बुक से। वैसे अब हिंदी में सबका यूपी में तो सबका हिंदी सब्जेक्ट रहता है 12वीं तक, तो विलोम कुछ पढ़े ही हैं, उसमें से कुछ मिल जाता है और कुछ पढ़ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 38, शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, शब्द का महत्व, शब्द भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार है, देखिए शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा है इतिहास या स्रोत के आधार पर, और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39,
अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। उत्तर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द और चौथा है पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द और पांचवा है विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द। तो इसमें आप लघुत्तरी में पूछा है तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देंगे। एकार्थी शब्द में लिख सकते हैं कि जिन दो शब्दों का दो या दो से अधिक शब्द आए और उनका अर्थ एक हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का मतलब है एक शब्द का कई अर्थ हो। तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी एक जैसे शब्द हों और उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हों, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं कि सबके अर्थ सेम होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में असुर का दिया हुआ है, दानव, धनुष, दैन्य, निशाचर, राक्षस, ये पर्यायवाची दिया है। सबका अर्थ जो राक्षस ही होता है, असुर, दानव, धनुष, दैन्य का। अगला जो है विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द, क्या इसका मतलब होता है उल्टा, कि जो शब्द दिया रहेगा उसका उल्टे अर्थ में दूसरा शब्द लिखेंगे, उसको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, पर्यायवाची शब्द का अर्थ, ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। एक तरफ दिया है शब्द, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द। जैसे असुर है, असुर का पर्यायवाची होगा दानव, धनुज, दैन्य, निशाचर, राक्षस। अमृत, अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष, सुधा, सोम। आकाश का पर्यायवाची है अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है, इसका पर्यायवाची है घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। आनंद का पर्यायवाची है हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा का पर्यायवाची है मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा। ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। इंद्र का पर्यायवाची है महेंद्र, सूरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, देवनदी, सूरसरी, त्रिपथा, सूरनदी। चतुर का पर्यायवाची है निपुण, दक्ष, कुशल, होशियार भी हो जाएगा, जो चतुर होता है उसको निपुण, दक्ष और कुशल पर्यायवाची हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, वारी, सलील। पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, वसुधा, यहाँ वसुधा होना चाहिए, वसुध है क्या? वसुधा देखिए मात्रा दिया है लेकिन थोड़ा ही आया है। मही, भूमि, धरती। सूर्य का पर्यायवाची है भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। सिंह का पर्यायवाची है वनराज, केहरी, पंचानन, मृगराज। ये सभी पर्यायवाची थे, पर्यायवाची के उदाहरण थे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताइए। उत्तर, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय, पहला है छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, दूसरा कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना और तीसरा है कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना। अगला है सुलेख का अभ्यास कराना, सुलेख मतलब सुंदर लेखन। अगला है अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर अभ्यास कराना। अगला है समान उच्चारण करने वाले अक्षरों के अंतर समझाना। नेक्स्ट है मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन करना। अगला है व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। अगला श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करवाना। अगला श्रुतलेख लिखवाना। अगला दिया है लिखते समय सावधान रहना, शब्दों का प्रयोग कराया जाए, शारीरिक दोष का निवारण करना और शब्द लेख का खेल खिलाना। ये सभी हैं शुद्ध लेखन, वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारने के उपाय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। वाचन का अर्थ होता है बोलना या पढ़ना। उत्तर, वाचन की प्रकृति, वाचन वह क्रिया है जिसके प्रतीक
जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि को समझाइए। इसका उत्तर होगा, मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है, सर्वप्रथम बच्चों को लेखनी मतलब कलम या पेंसिल पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। दूसरा है, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों को बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। तीसरा है, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि एवं साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजन सीरीज के और किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्रथम सेमेस्टर किसी भी सब्जेक्ट का सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।